हेलो, एम आई ऑडिबल? एक बार मैसेज कर दो सब। हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? आवाज आ रही है मेरी? हेलो। तो अपने को क्या क्या पता चला यहाँ से कि z इज इक्वल टू जीरो पे नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी है। z इज इक्वल टू वन पे ये ऊपर से भी रिमूव हो गया और नीचे पे भी, मतलब ऊपर नीचे कैंसिल होके उसको क्या बोलेंगे कि वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। और बाकी बचा z इज इक्वल टू n, इसमें जीरो भी नहीं होगा और वन भी नहीं होगा। ये क्या आ जाएंगे, सब सिंपल पोल्स आ जाएंगे। तो कह रहा है कि जीरो पे आइसोलेटेड, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग। इसमें कह रहा है कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगा वन पे, तो ये करेक्ट है। ये कह रहा था कि इनफाइनटली मेनी पोल्स होंगे, तो ये कितने पोल्स है, प्लस माइनस वन बाई टू, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स माइनस जीरो। प्लस माइनस वन बाई टू प्लस माइनस वन बाई थ्री, तो ऐसे कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट, तो ये भी करेक्ट है। कह रहा है कि हर एक पोल का ऑर्डर वन होगा, तो हर एक पोल का ऑर्डर क्या है, वन। तो ये तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ और जी एक मेरोमॉर्फिक फंक्शन है। मेरोमॉर्फिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि इसके पास पोल्स होंगे, सिर्फ पोल्स होंगे, या फिर ऐसे कह सकते हो कि जो इसके सिंगुलैरिटी होंगे वो सब कैसे होंगे, आइसोलेटेड होंगे, ठीक है। मेरोमॉर्फिक फंक्शन ऑन सी if f has a zero of order k at z is equal to a, and pole of order m at z is equal to zero, then g f of z has सिंपल क्वेश्चन में क्या दिया, दो मेरोमॉर्फिक फंक्शन है, एफ के पास ए पॉइंट पे के ऑर्डर का जीरो है और जी के पास जीरो पे एम ऑर्डर का पोल है। तो पूछ रहा है कि जी एफ ऑफ जेड क्या होगा। और मैंने बताया है कि अगर किसी पॉइंट पे जीरो है किसी ऑर्डर का तो उसको कैसे लिख सकते हैं, अगर किसी पॉइंट पे पोल है किसी ऑर्डर का तो उसको कैसे लिख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, अपने आप आंसर मिल जाएगा। सब ए है।
क्या आएगा आंसर? जल्दी जल्दी बोलो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। और किसी का? डी ऑप्शन। और चलो ध्यान दो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कह रहा है कि एफ और जी मेरोमॉर्फिक फंक्शन है। वैसे ये छोड़ दो क्योंकि अपने पास गिवन दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ले सकते हैं कि एफ के पास जीरो है, कितने ऑर्डर का? के ऑर्डर का, एट जेड इज इक्वल टू ए। मैंने पहले ही बताया था कि किसी पॉइंट पे जीरो है किसी ऑर्डर का, तो उसको कैसे लिख सकते हैं? मतलब मैं एफ को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस, किस पॉइंट पे पूछा है? ए पॉइंट पे। कितने ऑर्डर का बोला है? के ऑर्डर का जीरो है, तो जब भी के ऑर्डर का जीरो इसको न्यूमरेटर में लिख दो। अब अगर लिखना है यहाँ पे तो एक जी ऑफ जेड लिख लो, अगर नहीं लिखना है क्योंकि हमको एलिमिनेट करना, तो एक काम करते हैं यहाँ पे नहीं लिखते हैं कि इस टाइप का एक एग्जांपल ले लेते हैं। लिख लोगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जी ऑफ को क्या बोल रहा है कि एक पोल है एम ऑर्डर का, जेड इज इक्वल टू जीरो पे, तो इसको तो अपॉन में लिखना पड़ेगा, जेड माइनस जीरो। और कितने ऑर्डर का है? एम ऑर्डर का। तो अगर जीरो को नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो मतलब ये टाइप का कुछ फंक्शन है मेरे पास। हो सकता है यहाँ पे एक और कुछ नया फंक्शन डिफाइन कर दूं और ये बोल दूं कि जी ऑफ ए इज नॉन जीरो होगा। ऐसे यहाँ पे कुछ फंक्शन डिफाइन करके बोल दूं कि जीरो पे नॉन जीरो होगा। अब क्या बोल रहा है? मुझे कैलकुलेट करना है जी एफ ऑफ जेड। अब जी कंपोजिट एफ बोल रहा है ये। तो इसका मतलब क्या होता है? जी एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड क्या डिफाइन किया है? जेड माइनस ए रेस टू के। जब यहाँ पे z था तो z रेस टू m था। अगर यहाँ पे z माइनस ए रेस टू के है तो इसके ऊपर सिर्फ क्या लगाना है? m पावर लगाना है। तो 1 अपॉन z माइनस ए रेस टू के के ऊपर m पावर लगाना है, और इंडाइसेस का रूल यूज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब बताओ इसके पास क्या है? ये जो फंक्शन है अपने पास, इसके पास क्या बोलेंगे? इसके पास जीरो है या पोल है? और है तो कितने ऑर्डर का है? सीधे सीधे दिख रहा है जीरो वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। और इसके पास पोल, कितने ऑर्डर का पोल है ये? कितने ऑर्डर का पोल दिख रहा है ये? के एम ऑर्डर का पोल। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया। मतलब ऐसे बोल सकते हो कि 1 3 4 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचा क्या? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो बाकी सब एलिमिनेट हो गए, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे जे ऑफ जेड ले भी लूँ तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। मैंने एलिमिनेट करने के लिए ये लिया था। अगर इन जनरल लेना होता तो मैं यहाँ पे जी ऑफ जेड लेता। अगर सपोज दो ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं तो फिर मुझे वहां पे जी ऑफ जेड लेना पड़ता। तो इसका मतलब ये कि जी ऑफ जेड लेने से कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, उसके पास के एम ऑर्डर का ही पोल होगा एट जेड इज इक्वल टू ए। याद रखना, अगर प्रूव करना है तो एकदम एग्जैक्ट लो। अगर काउंटर एग्जांपल लेना है तो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बाकी सब ऑप्शन क्या हो गया इसके? एलिमिनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेस टू जेड अपॉन ई रेस टू जेड माइनस वन। इसका क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर आना चाहिए क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसी टाइप का। कह रहा है एफ एंटायर होगा, जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एफ इज द एंटायर only singularity of f are whole। ऑप्शन देखते ही समझ में आ रहा होगा किसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। f has a infinitely many poles on the imaginary axis। और लास्ट में कह रहा है कि each pole
F is simple. Each pole of F is simple. मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को, मतलब ऑप्शन देख के बता सकते कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 2, 3, 4। चलो ध्यान दो, अब देखो एंटायर होने के लिए ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर सपोज ये किसी पॉइंट पे जीरो हो गया तो उस पॉइंट से ये कैंसिल हो जाएगा, तब या तो बोल सकते हैं एंटायर होगा। ई रेस टू जेड ये कभी जीरो हो नहीं सकता। ई रेस टू जेड -1 ये जीरो हो सकता है जब z इज इक्वल टू 2n पाई आएगा। ये जीरो पे जीरो हो रहा है बट ये जीरो पे नॉन जीरो है, इसका मतलब इसकी जो सिंगुलैरिटी है उसको रिमूव नहीं कर सकते, तो एंटायर फंक्शन तो नहीं है। क्लियरली ये सारे कैसे पोल है, सिंपल पोल है और ये पोल होगा। ओनली सिंगुलैरिटी ऑफ एफ आर पोल्स, ये भी करेक्ट। एफ के पास इनफाइनटली मेनी पोल्स होंगे इमेजिनरी एक्सिस पे, आई आ रहा है तो इमेजिनरी एक्सिस पे इसके सारे पोल्स होंगे। कह रहा है कि हर एक पोल सिंपल होगा, क्लियरली इसके सारे पोल सिंपल है, तो बी सी डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है ये। देखो ई रेस टू जेड के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ई रेस टू जेड जीरो कभी नहीं होता, ई रेस टू 1 किस पॉइंट पे होता है, ई रेस टू जेड -1 किस पॉइंट पे होगा, कॉस जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड, कॉस हाइपरबोलिक जेड, tan जेड, इसके बारे में ना सब कुछ पता होना चाहिए। एक P of z गिवन है a0 a1z सॉल्व अप टू an z is to n। एक G of z गिवन है b1z b2z स्क्वायर सॉल्व अप टू bn z is to n। फिर पूछ रहा है a0 b1 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, रेसिड्यू पूछ रहा है। ठीक है, P of z इंटू Q of z किस पॉइंट पे पूछ रहा है, जीरो पे। ऑप्शन 1 a0 by b1, ऑप्शन 2 b1 upon b0, ऑप्शन 3 a1 upon b1, ऑप्शन 4 a0 upon a1। बताओ आंसर क्या होगा इसका। जल्दी जल्दी बताओ। एक
मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए इसमें। थोड़ा ध्यान दो, एक्चुअल में इसको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं एक थ्योरम बता रहा हूँ उससे कर सकते हैं, बट वो थ्योरम आता क्यों पहले ये ध्यान दो। जब भी मैं कभी ये बोलता हूँ कि f के पास सिंपल पोल है, इसका मतलब क्या है? सिंपल पोल का मतलब क्या होता है कि ऊपर जो भी फंक्शन होगा, सपोज एक h ऑफ z है, सिंपल पोल होगा, इसका मतलब क्या है कि ऊपर का जो भी फंक्शन है वो नॉन जीरो होना चाहिए। किसी भी पॉइंट पे अगर मैं चेक कर रहा हूं तो ये नॉन जीरो आना चाहिए और ये जीरो आना चाहिए, बट इसका डेरिवेटिव नॉन जीरो आना चाहिए। यही होता है सिंपल पोल का मतलब। ऊपर अगर जीरो आ गया तो इसके पास टू ऑर्डर का होना चाहिए, तो एक काम करता हूँ, इसको पहले ही कैंसिल कर देता हूँ और ये कह रहा हूँ कि जिस पॉइंट पे चेक करना है ये नॉन जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर ये टू ऑर्डर का आ गया, मतलब इसका डेरिवेटिव अगर फिर से जीरो आ जाता है तो वो टू ऑर्डर का पोल हो जाएगा। तो मैं क्या मान के चलूंगा कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा? नॉन जीरो। ये क्लियर है? ये पॉइंट में क्या बोलना चाहता हूँ, ये इतना क्लियर है। जब भी मैं सिंपल जीरो बोल रहा हूँ तो ये माइंड में आता है कि नहीं? जैसे मैं वन बाय जेड लिखा, इसका मतलब क्या है? जीरो पे ये नॉन जीरो है और ये जेड है। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, बट जब ऐसे लिखो तो इस फैक्टर को कैंसिल कर दो सीधे सीधे, ठीक है, और इसको वन बाय जेड लिखो। मतलब ऊपर नॉन जीरो और नीचे एक ही ऑर्डर का होगा, एक ही ऑर्डर का जीरो है, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा। तो अपने पास जो रेजिड्यू का फॉर्मूला आता है, हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और ये एफ ऑफ जेड कुछ इसी फॉर्म का होगा ना, जी ऑफ जेड अपॉन एच ऑफ जेड। अगर ये सीधे सीधे दिख रहा है कि इसके जेड को अगर ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब मैं कुछ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये कैंसिल होकर डायरेक्ट डायरेक्ट पुट कर देते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, मैं इसको इस तरीके से लिख नहीं पाता, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यहाँ पे एक फैक्टर नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब ये भी जीरो हो रहा है और ये भी जीरो आ रहा है, क्योंकि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पे ये जीरो पुट करूंगा, ये भी जीरो और ये तो ऑलरेडी जीरो हो ही रहा है, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे ना, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या लगाते हैं? एल ऑपिटल रूल। तो जब एल ऑपिटल रूल लगाते हैं तो इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो ध्यान से समझना, जब मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं, अब मुझे पता है कि मैंने ऑलरेडी बोला है कि अगर ये सिंपल पोल है तो इसका डेरिवेटिव नॉन जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब बचा ये वाला पार्ट। अब इसको हम लोग कैसे लेते हैं? इसको एज इट इज रखते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसको एज इट इज रखेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। लेकिन जब मैं इसको एज इट इज रखूंगा तो ध्यान से सुनो, जब ये एज इट इज था, ये एक नॉन जीरो नंबर है और इसको मैं एज इट इज रख रहा हूं, सॉरी इस पॉइंट पे ये जीरो नहीं हो रहा था, और ये एक, इसको अगर मैं एज इट इज रखूंगा तो जब मैं जेड इस पे अप्लाई करूंगा तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा। जैसे अगर ये वन रहता, मैं यहाँ पे वन करूं और इसको एज इट इज रखूं और इसका डेरिवेटिव ले लूं, तो ये अगर एज इट इज है, जब मैं ये पुट करूंगा तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा। तो मतलब इस पार्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एक्चुअली मुझे रखना कौन सा पार्ट है? मुझे इस पार्ट का डेरिवेटिव लेना है, और जब इस पार्ट का डेरिवेटिव लोगे ना तो ये z माइनस ए कुछ भी हो, ये एक लीनियर है और इसका डेरिवेटिव हमेशा वन होता है। तो बचा क्या? जो सेकेंड पॉइंट को मैं एज इट इज रखा था, जिसको एज इट इज रखा हूं वो वैसे ही नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, इसका मतलब वो लिमिट एग्जिस्ट कर गया। तो जो सिंपल पोल होता है
अगर सिंपल पोल पे मुझे रेजिड्यू कैलकुलेट करना है तो मैं सिंपल क्यू ना क्या करूं, जिस पॉइंट पे जो अपना न्यूमरेटर है उस पर डायरेक्ट ए पुट कर दूं और नीचे क्या आ रहा था डेरिवेटिव उस पर पुट कर दूं। ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं ऐसे? ये फॉर्मूला है और वो आया कैसे, तो हम लोग ने प्रूव किया कि ये इसलिए ऐसे आता है। ठीक है, तो जब भी सिंपल पोल हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको पूरा अब एक्सपांशन निकाल के 1/z निकाल के यूज नहीं करते, तो ये फॉर्मूला है, बट इसको याद मत करो क्योंकि बहुत सारी जगह वो भी यूज होता है, जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ना उसका यूज करते हैं, तो वो ये ऐसे आता है। पता है, अगर फॉर्मूला नहीं भी पता है तब भी उस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अगर ये पता चल जाए कि इसके पास P ऑफ Z इंटू Q ऑफ Z, अगर इसके पास सिंपल जीरो है तो मैं इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूँ रेजिड्यू कैलकुलेट करने के लिए। बस हो गया। इसमें जब मैं जीरो पुट करूं तो ये नॉन जीरो नंबर आएगा, जब मैं इसमें जीरो पुट करूं तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन जब मैं इसका डेरिवेटिव पुट करूंगा तो ये सारे तो नॉन जीरो नंबर है और ये डेरिवेटिव सॉरी ये सब में तो z के फैक्टर रह जाएंगे, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा b1, और जब मैं जीरो पुट करूंगा तो ये पूरा पार्ट अब नॉन जीरो होगा। इसका मतलब ऊपर जीरो पे नॉन जीरो और नीचे पे वन ऑर्डर का, मतलब ये सिंपल जीरो है, तो z इज इक्वल टू जीरो, इसका क्या आ जाएगा सिंपल जीरो। ये क्लियर है सबको? तो अब मुझे क्या निकालना है, इसका रेजिड्यू, ये एक्चुअल में अपॉन में है, तो अब मुझे इसका रेजिड्यू कैलकुलेट करना है। तो रेजिड्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये पूरे फंक्शन पे जीरो पुट, अरे इस पूरे फंक्शन पे जीरो पुट कर दो, जब मैं इसे जीरो पुट करूंगा तो क्या आएगा ए नॉट, इसका डेरिवेटिव निकाल के इस पे जीरो पुट कर दो, तो जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये b1 2b2z अरे 2b2 इस टाइप से आएगा, और जब मैं इसे जीरो पुट करूंगा तो ये पार्ट पूरा जीरो और क्या बचेगा सिर्फ b1 बचेगा। तो अपना जो आंसर आएगा वो वन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो एक बार यस कर दो। तो याद रखना है, जब भी सिंपल जीरो दे देते हैं और उसका रेजिड्यू कैलकुलेट करना है किसी भी पॉइंट पे, तो उसका सीधे सीधे आंसर आ जाता है एफ ऑफ ए अपॉन, अरे जो एफ ऑफ जेड है उसको पहले जी ऑफ जेड अपॉन एच ऑफ जेड के फॉर्म में लिखो, जी ऑफ ए अपॉन एच डैश, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर क्लियर है सबको तो एक बार यस कर दो पहले। हेलो, चलो फटाफट इसका आंसर बता दो। एक एफ ऑफ जेड गिवन है 1 अपॉन ई रेज टू जेड माइनस 1, e raised to z is unknown, not is equal to 1, z belongs to C, f is meromorphic, only singularities of f are poles, C option, f के पास infinitely, देखो e raised to z पे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मेनी पोल्स होंगे ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, और लास्ट में कह रहा है कि each pole of f is simple, बार बार वही आ रहा है, तो 1 मिनट के अंदर ये समझ में आ जाएगा। ऑप्शन देखो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, सारे ऑप्शन करेक्ट है। सीधे सीधे दिख रहा है इसके पास सिर्फ पोल है, ठीक है, और सारे पोल है तो मेरोमॉर्फिक फंक्शन हो गया। ओनली सिंगुलरिटी एफ आर पोल, सीधे सीधे पोल, और क्या आ रहा है वो z इज इक्वल टू 2n पाई। अब तो समझ में आ जाना चाहिए इसका ये आंसर आता है। एफ आई आ गया तो इमेजिनरी एक्सिस पे हर एक पोल सिंपल है, सारे पोल इसके सिंपल है, तो इसके चारों ऑप्शन करेक्ट होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट तो ये क्वेश्चन ही दे दिया है, 2016 में क्वेश्चन आया था उसमें यही क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के दे दिया है कि एक P ऑफ Z है, एक Q ऑफ Z गिवन है, ये दो नॉन कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है,
of degree m and n, the number of root, कह रहा है कि जो नंबर ऑफ रूट होंगे किसके, p ऑफ z को डिफाइन किया है p ऑफ z इंटू q ऑफ z काउंटेड विथ मल्टीप्लिसिटी। क्या होगा, मिनिमम ऑफ एम एन होगा। ये भी देखते हैं आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि इसका यूज हम लोग बार बार कर रहे हैं। मैक्सिमम होगा m प्लस n होगा या फिर m माइनस 1 होगा। चलो बताओ इसका आंसर। देखते हैं आंसर आना चाहिए इसका, क्योंकि इसी का तो यूज कर रहे हैं ना हम लोग बार बार। मैसेज करो सब। मैसेज करो सब जल्दी जल्दी। सी ऑप्शन, पी एक पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है, m डिग्री का है, तो हो सकता है इस टाइप का हो सकता है इस टाइप का हो, वेर p प्लस क्यू इज इक्वल टू m। किसी भी टाइप के हो, जो जीरोस होते हैं ना, जीरो का ऑर्डर वो आपस में ऐड हो जाते हैं। अगर ये एक पॉलिनोमियल है m ऑर्डर का, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर सारे रूट कॉम्प्लेक्स में होंगे, तो इसके पास m ऑर्डर का जीरो हो जाएगा, सॉरी इसके पास टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे m। q के पास भी कितने रहेंगे, ये भी एक किसके अंदर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स के अंदर, सारे रूट बिलोंग करेंगे, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे n। तो m प्लस n जीरोस हो जाएंगे टोटल, क्योंकि अगर अलग अलग पॉलिनोमियल है उसके जीरोस को काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाते हैं, m प्लस 1। और दूसरी बात, इसमें पहले ही बोल दिया है कि उसकी मल्टीप्लिसिटी को भी काउंट करना है, कि अगर सेम भी होंगे तो भी उसको आपस में काउंट करना है। जैसे अगर जेड स्क्वायर आ रहा है, इसके पास दो जीरोस है, एक जेड क्यूब ले रहा हूँ, इसके पास 3 ऑर्डर का 2 ऑर्डर का, इसके पास सारे जीरोस 5 है, बट अपने को क्या करना है, जो मल्टीप्लिसिटी के साथ काउंट करना है। मतलब इसके पास 2 जीरोस हैं, इसके पास 3 जीरो, टोटल नंबर ऑफ जीरोस 5 होंगे, भले वो सब 0 0 0 0 0 0 ही क्यों ना हो, लेकिन टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, टोटल 5 जीरोस है। तो आंसर क्या आ जाता है, m प्लस n। और इसी का यूज हम लोग हर जगह करते हैं कि अगर p ऑफ z के पास m ऑर्डर का जीरो है, दूसरे के पास n ऑर्डर का जीरो है, तो उन दोनों जीरोस को आपस में जस्ट ऐड कर दो, और ये इन जनरल हो गए। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेट करो अच्छे से। मैं जस्ट एक आइडिया दे दूंगा, इसको सॉल्व करके निकाल लेना। इसका रेसिड्यू कैलकुलेट करना है किस पॉइंट पे, 0 पे। क्या आएगा आंसर, 1 प्लस ई इनवर्स। बस यही क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एंड हो जाएगा ये अपने आप, माइनस ई। चलो अच्छा क्वेश्चन है ये।
और बाकी किसी का है? चलो ध्यान दो। अगर सपोज एफ ऑफ जेड ई रेस टू जेड दिए, तो ई रेस टू जेड क्या होता है अपने पास? समेशन जेड रेस टू एन बाय एन फैक्टोरियल। अगर एफ ऑफ माइनस जेड निकालना है, यानी कि ई रेस टू माइनस जेड निकालना है, तो ये आ जाता है समेशन माइनस जेड रेस टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल, मतलब माइनस वन रेस टू एन जेड रेस टू एन बाय एन फैक्टोरियल। डिपेंड करेगा इवन ऑड पे, साइन चेंज होंगे। अब मेरे पास सपोज अगर गिवन है ई रेस टू वन बाय जेड, तो ये मेरे पास आ जाएगा समेशन वन बाय जेड रेस टू एन इंटू वन बाय एन फैक्टोरियल। ये क्लियर है सबको? यानी कि इसको मैं अगर इसका एक्सपांशन करूंगा तो वन प्लस वन बाय जेड वन फैक्टोरियल प्लस वन बाय जेड का स्क्वायर टू फैक्टोरियल प्लस वन बाय जेड का क्यूब थ्री फैक्टोरियल। अगर सपोज मेरे पास एफ ऑफ जेड इन दोनों का यूज करके अगर मैं ये लिख दूं, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? ये ऑलरेडी हम लोग ने निकाला, वन प्लस वन अपॉन वन फैक्टोरियल जेड प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल जेड क्यूब। ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं। अब इसका यूज कर लो। ये क्या कहता है? ई रेस टू माइनस जेड जब भी आएगा ना, अल्टरनेट साइन चेंज करके ये लिख दो। मतलब जो भी जेड है, यहाँ पे जो जेड था उसके ऊपर एन पावर लगा दो, एन फैक्टोरियल, और इसको अल्टरनेट साइन चेंज कर दो। तो मतलब मैं क्या करूंगा, इसका अल्टरनेट अगर साइन चेंज करूंगा तो पहले क्या आएगा? एन हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो पहला टर्म तो वन, क्योंकि ये जेड इज टू जीरो वन, जीरो का फैक्टोरियल वन वन। फिर साइन किसका आएगा? माइनस का। जहां पे जेड दिख रहा है उसके प्लेस पे ये पूरा लिखना है, वन प्लस वन अपॉन वन फैक्टोरियल जेड प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल जेड स्क्वायर, इस तरीके से, और उसके ऊपर पावर माना जाएगा, इनटू यहाँ पे लिख देता हूँ वन फैक्टोरियल प्लस टू पावर, और यहाँ पे टू का फैक्टोरियल, वन प्लस वन अपॉन वन फैक्टोरियल जेड प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल जेड स्क्वायर, कंटिन्यू चलते जाएंगे। फिर माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल। यहां तक क्लियर है सबको? जस्ट डेफिनेशन का यूज किया, बाकी कुछ नहीं। यहां तक क्लियर तो एक बार यस कर दो। कुछ अलग नहीं यूज किए, जस्ट डेफिनेशन का यूज करके हम लोग यहां तक आ गए। एक्चुअली अपने को चाहिए क्या? रेजिड्यू का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट पे निकालना है, जैसे अगर मुझे एफ ऑफ जेड का रेजिड्यू कैलकुलेट करना है किसी ए पॉइंट पे, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक्सपांशन निकालो, और जो भी वन माइनस जेड एन का जो भी कोएफिशिएंट यहाँ पे आएगा उसी को बोलते हैं रेजिड्यू, ठीक है? तो अपने को वन अपॉन जेड माइनस ए का कोएफिशिएंट निकालना है। तो जीरो बोला है तो किसका कोएफिशिएंट निकालेंगे? वन अपॉन जेड का कोएफिशिएंट निकालेंगे। अब एक चीज ध्यान दो, जैसे मैं लिखता हूँ वन अपॉन जेड स्क्वायर, तो जेड का कोएफिशिएंट क्या होता है यहाँ पे? टू। वन अपॉन जेड क्यूब निकालू तो जेड का कोएफिशिएंट क्या होता है यहाँ पे? थ्री। वन प्लस जेड इज टू फोर निकालू तो यहाँ पे जेड का कोएफिशिएंट क्या होता है? फोर। ये क्लियर है सबको? ये एग्री कर रहे हो इस पे? अगर इसका निकालेंगे तो जेड का कोएफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे? हर बार इसमें टू, इसमें थ्री, इसमें फोर, क्योंकि इसका एक्सपांशन करेंगे तो वन अपॉन जेड वन स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू, वन इंटू जेड, टू आ गया। थ्री का करेंगे तो
1 का क्यूब 3 टाइम्स 1 इंटू जेड स्क्वायर, 3 टाइम्स 1 स्क्वायर इंटू जेड प्लस जेड क्यूब। तो जेड का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 3। ऐसे 4 में करेंगे तब भी इसका आएगा, मतलब एनसी 1। तो एनसी 1 होता है तो उसका भी कोएफिशिएंट हमेशा क्या आएगा 1। क्लियर है सबको ये? इससे एग्री करते हो सब? ये पॉइंट क्लियर है तो एक बार यस कर दो पहले। हेलो, अगर ये समझ में आया तो ये क्वेश्चन हो गया फिर। अब ध्यान दो, मतलब इसमें जितने भी टर्म है मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब है तो 1/z के कोएफिशिएंट से, क्योंकि मुझे 1/z का कोएफिशिएंट निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 1 पावर था तो 1/z का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है यहाँ पे -1 आ रहा है। ये इस पॉइंट से क्लियर हो सबको? क्योंकि यहाँ पे 1/z का कोएफिशिएंट -1 और सिर्फ ये आएगा, मतलब 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल दोनों का आंसर भी आने वाला है। सेकेंड में भी ध्यान दो, अगर ये स्क्वायर है, ये कितना भी टर्म्स हो, 1/z का जो कोएफिशिएंट आएगा वो तो 2 रहने वाला है, और बाहर क्या है 1/2 फैक्टोरियल इंटू 2। ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, ऐसे समझो ये 3 टर्म हो 4 टर्म हो कितने भी टर्म हो ये मैटर नहीं करता। जैसे मैं अगर यहाँ पे 1 प्लस जेड स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब रेज़ टू 4 भी ले लूँ ना, तो जो जेड का कोएफिशिएंट आएगा वो हमेशा 4 ही आने वाला है। मैं से अगर इनफाइनाइट टर्म भी ले लूं, अगर इसका n पावर ले लूं, तो z का कोएफिशिएंट हमेशा n ही आने वाला है। इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसको एक बार अगर मैं 3 का ले रहा हूं तो एक बार ये आएगा इसके साथ, छोड़ो जाने दो वो। ये क्लियर है सबको? तो ऐसे यहां पे जब मैं करूंगा तो यहां पे क्या आने वाला है -1/3 फैक्टोरियल, और जो 1/z का कोएफिशिएंट है वो हमेशा कितना आने वाला है 3। तो ये कंटिन्यू ऐसे चलते जाएगा। अब ये हो गया 1/z। अगर मैं इसको अच्छा सॉल्व करूं तो ये मेरे पास -1, 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/1 फैक्टोरियल,